हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10वीं कक्षा का बायोलॉजी पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। हम लोग इससे पहले 4 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूनिवर्स क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पहले हम लोग जैसे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से पढ़े हैं, और उसके बाद हम लोग अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में पाचन तंत्र के बारे में, या फिर मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। मनुष्यों में पाचन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्यों में पोषण की हम लोग बात करें तो मनुष्यों में पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरणों में होता है, तो 5 चरणों में होता है। हम लोग जैसे कि अमीबा में पढ़े थे 5 चरणों में संपन्न हुआ था उसका पूरा पाचन की क्रिया, उसी तरह से मानव में भी 5 तरह से क्रियाएं होती है, तब जाके पूरा पाचन की क्रियाएं संभव हो पाता है। पहला है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह में लेना। क्या होता है, भोजन को मुख में लेना। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है, तो अंतःग्रहण कहलाता है। हम बात कर रहे हैं उसके बाद है पाचन। पाचन क्या है, तो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पचाना। क्या कहता है, पचाना। छोटे छोटे कणों में तोड़कर पचाना क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। जैसे कि हम लोग भोजन को मुंह में लेते हैं और उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, उसके बाद हमारे भोजन कहाँ चला जाता है, तो अमाशय यानी पेट में चला जाता है। हम बात करते हैं तीसरा में क्या है, तो अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या होता है, तो पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना। क्या होता है, अवशोषण। जैसे कि अवशोषण से आप लोग को पता होगा, अवशोषण से लग रहा होगा है कि चूसने जैसा कि मैंने बोध कर रहा है। अवशोषण क्या कर रहा है, तो अवशोषण। तो अवशोषण का मतलब क्या होता है, तो पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना। कहाँ, तो रक्त में पहुंचना। पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है, तो अवशोषण कहलाता है। जैसे कि भोजन में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि होते हैं, वह बिली जो छोटी आंत में होता है उसको हम पढ़ेंगे बढ़िया से, उसके माध्यम से अवशोषण होता है और हमारे यहाँ मिल जाता है, तो रक्त में मिल जाता है। हम बात करते हैं स्वांगीकरण के बारे में। तो स्वांगीकरण का होता है ऊर्जा का उपयोग करना। जैसे कि पचे हुए भोजन है, पचे हुए भोजन जो रक्त में पहुंचेगा ऊर्जा के रूप में पहुंचेगा। किस रूप में पहुंचेगा, तो ऊर्जा के रूप में। और स्वांगीकरण जो है, जो ऊर्जा का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो ऊर्जा। स्वांगी का मतलब होता है ऊर्जा का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो ऊर्जा का उपयोग करना क्या कहलाता है, तो स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग, लास्ट में क्या है, मल परित्याग। इसको और बोलते हैं बहिष्करण, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बहिष्करण मतलब बाहर निकालना, मल परित्याग करना। जैसे कि मल हम लोग परित्याग करते हैं, बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ। जैसे हमारे शरीर में जो भोजन नहीं पचते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं शरीर से, उसको क्या कहते हैं, मल परित्याग या बहिष्करण कहलाता है। जैसे कि इसमें हम क्या लिखते हैं, तो अपचे
अपचे भोजन को त्यागना क्या कहलाता है? तो मल प्रत्याग कहलाता है। हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पहला है कि जैसे कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो पाचन तंत्र मुंह से लेकर कहाँ से, तो मुंह या फिर मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक जो सम्मिलित रूप से नलिकाएं होते हैं या फिर उसमें सहायक जैसे कि क्या होता है, तो सहायक पाचक ग्रंथियां होते हैं, वह भाग लेते हैं और सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, जैसे कि अमाशय हो गया और क्या हो गया, पित्त हो गया, फिर अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया। ये सारे जो पाचक ग्रंथियां होते हैं जो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, तो पाचन तंत्र कहलाते हैं। हम लोग मानव में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो मानव में पाचन तंत्र 2 भागों में होता है। मानव में पाचन तंत्र कितने भागों में होता है, तो 2 भागों में होता है। पहला क्या है, तो आहार नाल, जैसे कि आहार नाल में क्या हो जाएगा, तो आहार नाल में मुख आ जाएगा, मुख में जैसे कि मुंह में भोजन हम लोग रखते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ग्रसनी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ग्रसनी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भोजन कहाँ आएगा, तो अमाशय पेट में आ जाएगा। पेट के बाद कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, तो बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ निकल जाएगा, तो गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यह क्या है, तो आहार नाल है। ये सब क्या है, तो आहार नाल हैं। परंतु अगर हम ग्रंथियाँ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि ग्रंथियाँ कौन कौन से हैं, तो ग्रंथियाँ जैसे कि आप यहाँ देख यहाँ मुंह में क्या पाया जाता है, तो मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है। मुंह में क्या पाया जाता है, तो मुंह में लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मुंह में क्या पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लार ग्रंथि पाया जाता है, तो लार ग्रंथि हो गया। और फिर हो गया कि क्या हो गया, तो यकृत हो गया। फिर क्या हो गया, तो पित्त गॉल ब्लाडर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, तो अग्नाशय हो गया। और कुछ छोटी आंत में भी पाए जाते हैं पाचक ग्रंथियाँ। जैसे कि पाचक हम आहार नाल की बात करें, तो आहार नाल में हम लोग सबसे पहले मुख गुहा क्या पढ़ेंगे, हम लोग मुख या फिर मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अमाशय के बारे में। उसके बाद छोटी आंत के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो बड़ी आंत के बारे में। उसके बाद गुदा द्वारा मैंने एनस, उसके द्वारा भोजन बाहर निकल जाता है। अगर हम ग्रंथियाँ की बात करें, तो लार ग्रंथि हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, अग्नाशय हो गया और आंत ग्रंथि हो गया। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पूछेगा कि आहार नाल में कौन कौन से आते हैं और आहार नाल में कौन कौन से आते हैं, और दिया हुआ रहेगा जैसे कि 3 गो ऑप्शन यहाँ से दे देगा और 1 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, जैसे कि ये दे देगा, हम स्टोमिक दे देगा। तो आप क्या चुनिएगा, तो आहार नाल की बात करेगा तो आपको क्या चुनना है, तो स्टोमिक चुनेंगे। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है। हम लोग किस आहार नाल और सहायक पाचन ग्रंथियां के देख चुके हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि पहला क्या है, तो मुख एवं मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउथ या फिर वकल कैविटी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मुख गुहा जैसे कि क्या हो गया, यह फिर से एक बार देख लीजिए फिगर से, यह मुख गुहा हो गया। उसके बाद जो ये दिख रहा है पाइप नुमा आकार, उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी कहाँ आता है, तो स्टोमिक में आके खुलता है, मैंने पेट में। अमाशय कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अमाशय और इसको अग्नाशय और अमाशय में कन्फ्यूज होइएगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, अग्नाशय। इसको इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। फिर अमाशय जिसको स्टोमिक या फिर पेट कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, तो उसके बाद छोटी नलिका में जाता है, छोटी ग्रंथि में जाता है, छोटी आंत में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में जाता है। और उसके बाद भोजन बाहर निकल जाता है, मैंने गुदा द्वारा अपचा हुआ भोजन कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, तो पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र या फिर आहार नाल कहते हैं।
जैसे कि मुख, हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे तो मुख में पाचन, पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग तो मुख या फिर मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। देखते हैं कि मुख में पाचन, मुख में पाचन की हम बात करें तो मुख में क्या होता है तो मुख में दांत होता है, दांत होता है, जीभ होता है, फिर लार ग्रंथियाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है तो लार ग्रंथियाँ पाया जाता है। हम लोग दांत की बात करें तो दांत आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। दांत जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है दांत, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तो इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केनाइन लिखा हुआ है, केनाइन, ये दांत को क्या कहते हैं तो केनाइन कहते हैं। और इसको यहाँ पर दो दांत आपको दिख रहा होगा, ये इसको क्या कहते हैं तो प्रीमोलर कहते हैं। और लास्ट वाला जो तीनों है उसको क्या कहते हैं तो मोलर कहते हैं, मोलर कहते हैं। दांत के ऊपरी भाग जैसे कि आप उजला उजला देख रहे होंगे दांत पर, उसको क्या कहते हैं तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं तो इनामेल। दांत के ऊपरी भाग पर क्या पाया जाता है तो इनामेल। दांत के ऊपरी भाग पर क्या पाया जाता है इनामेल पाया जाता है, जो बहुत ही कठोर होता है, कठोर होता है। अगर हम जीभ की बात करें तो जीभ में आगे वाले हिस्से क्या होता है जीभ के ऊपर कलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है, जो अलग अलग स्वाद का हमें अनुभव कराता है। जैसे कि आगे वाला भाग क्या कहता है तो मीठा करता है, साइड वाला को क्या है तो नमकीन को पता लगाता है, और बगल वाला क्या है तो यह खट्टा को, और पीछे वाला को क्या पता लगाता है तो यह कड़वा को पता लगाता है। अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि जैसे कि लार ग्रंथि में क्या हो गया तो लार ग्रंथि में तीन, हमारे मुंह में अगर जोड़ी पूछे तो तीन जोड़ी बताना है। अगर संख्या पूछे तो हमको कितना बताना है 6 बताना है। कितना बताना है तो 6 बताना है। जोड़ी कितना पूछेगा तो कितना बताना है तो 3 बताना है, और संख्या में कितना बताना है तो 6। यहाँ पर गलती होने का संभावना रहता है, इसलिए हम आपको बता दिए। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, पहला क्या है तो पैरोटिड ग्लैंड, आप इसको इंग्लिश में ही इसको याद कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला क्या है तो पैरोटिड ग्लैंड है, यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ग्लैंड है। जब आपको अगर चोट विष वगैरह लगता है या फिर कुछ संक्रमण से अगर संक्रमण होता है तो संक्रमण में ये देखते होंगे आप कान के पास फूल जाता है, गिल्टी हो जाता है, तो क्या होता है मैंने उसको गलसुआ होता है, गलसुआ, और गलसुआ में यह फूल जाता है, जिसका हम लोग एक कनपट्टी साट लेते हैं और कुछ दिन के बाद वह ठीक हो जाता है। फिर है सबमैंडिबुलर, क्या है सबमैंडिबुलर, आप यहाँ देखिए यह क्या है तो सबमैंडिबुलर है। और सबलैंगुअल ग्लैंड, यह क्या है तो सबलैंगुअल ग्लैंड, यह तीनों के तीनों क्या हैं तो लार ग्रंथियाँ हैं, जिससे लार स्रावित होता है। क्या होता है तो लार स्रावित होता है। और कहाँ होते हैं जैसे कि सबलैंगुअल बोलेगा, सबलैंगुअल तो जीभ के नीचे, आप इसको देखिए क्या है तो जीभ है, और जीभ के नीचे क्या पाया जाता है तो सबलैंगुअल ग्लैंड पाया जाता है, या फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाए जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ा होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड कौन से हैं, यह सबसे बड़ा है। गलसुआ नामक बीमारी इसी में होता है, गलसुआ नामक बीमारी इसी में होता है। गलसुआ नामक बीमारी किस में होता है तो इसी में होता है। जैसे कि हम लार की बात करें तो लार में 3 जोड़ी होता है। लार कितने जोड़ी होते हैं तो 3 जोड़ी होते हैं। संख्या पूछेगा तो कितना होगा तो 6 संख्या में कितना बताना है तो 6 बताना है। जैसे कि टाइलिन हो गया। अगर हम बात करें लार के तो लार में क्या होते हैं, जैसे कि लार से क्या निकलते हैं तो टाइलिन, लार ग्रंथि से क्या निकलते हैं तो टाइलिन निकलते हैं। टाइलिन या क्या निकलते हैं तो एमाइलेज निकलते हैं। क्या निकलते हैं एमाइलेज, क्या निकलते हैं तो एमाइलेज निकलते हैं। नामक एंजाइम भोजन को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है, और यह क्या करता है तो यह भोजन को क्या करता है तो कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। क्या करता है तो कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, और उसे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है और उसे मल्टोज में बदल देता है। और कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है तो मल्टोज में किसमें बदल देता है तो मल्टोज में बदल देता है। और जैसे कि हम लोग के मुंह में लार निकलना क्यों जरूरी है
क्योंकि जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं और भोजन लार में मिलता है, और लार होता है जिसमें कि कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन पाए जाते हैं और एमाइलेज पाए जाते हैं, जो भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन को कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में बदल देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भोजन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुंह से। भोजन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख से। भोजन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कहाँ बताना है, तो मुख से शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मुख में पाचन। भोजन के अंतःग्रहण मुख गुहा में होता है। भोजन के अंतःग्रहण कहाँ होता है, तो मुख गुहा में होता है। यहाँ ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है। क्या करता है, इसको महीन टुकड़ों में बदल देता है। इस प्रकार लार में पाए जाने वाला टाइलिन हो गया, क्या बताए थे, तो टाइलिन बताए थे, एमाइलेज बताए थे, नामक एंजाइम भोजन को किस में तोड़ देता है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे मल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, तो मल्टोज में बदल देता है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, तो अमाशय में पहुँचता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके और दांत और जीभ के बारे में पढ़ चुके। अब हम लोग जैसे कि भोजन मुंह में तो सारी प्रक्रिया हो गई भोजन का, अब कहाँ जाएगा, तो भोजन जाएगा कहाँ, तो अमाशय यानी पेट में जाएगा। और किसके, जैसे कि हम लोग दूसरा में क्या पढ़े थे, तो ग्रसनी। दूसरा क्या था, यहाँ देखिए, दूसरा क्या था, तो ग्रास नली। दूसरा क्या था, तो ग्रास नली इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप। इसका सिर्फ काम होता है, भोजन को कहाँ तक, तो अमाशय। भोजन को अमाशय तक पहुँचाना इसका काम होता है। और यह जैसे कि यहाँ से भोजन करिएगा और यहाँ से भोजन करिएगा और यह डायरेक्ट तो यहाँ नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट हड़ाक से तो नहीं गिर जाएगा, माने ऊपरे से नीचे डायरेक्ट से तो नहीं गिर जाएगा, और डायरेक्ट गिरेगा तो दिक्कत है। तो इसमें एक प्रक्रिया होता है, जैसे कि ग्रासिका में एक प्रक्रिया होता है जिसको क्या कहते हैं, क्रमानुकंचन कहते हैं। क्रमानुकंचन की गति होती है, क्या होती है, क्रमाकुंचन की गति होती है। और यह गति जैसे कि इस तरह से होता है, जैसे कि ऐसे है भोजन, ऐसे हुआ, इस तरह से भोजन मैंने चिपकाते हुए, जैसे यहाँ चिपकाया, फिर यहाँ चिपकाया, फिर यहाँ चिपकाया, फिर यहाँ चिपकाया, और भोजन इस तरह से बढ़ते हुए कहाँ आता है, तो हमारा भोजन अमाशय में आता है। कहाँ आता है, अमाशय में आता है। अगर पूछेगा कि ग्रसनी में पाचन क्रियाएं होती है कि नहीं होती है, तो आपको क्या बताना है, तो पाचन की क्रियाएं नहीं होती है, बस यह भोजन के मार्ग प्रदान कराता है अमाशय तक पहुँचने के लिए। और इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति क्या होता है, तो क्रमाकुंचन गति होते हैं, उस माध्यम से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो अमाशय में पहुँचता है। क्रमानुकंचन गति से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो अमाशय में पहुँचता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अमाशय में पाचन कैसे होता है। अमाशय में पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या था, पहले हम लोग पढ़े थे मुख गुहा। पहले क्या हम लोग पढ़े, तो मुख गुहा पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, तो ग्रसिका के बारे में पढ़े। तो ग्रसिका का कोई काम नहीं था, बस इसमें क्रमाकुंचन की गति होता है और भोजन को कहाँ तक पहुँचाता है, तो अमाशय तक पहुँचाता है। भोजन को कहाँ तक पहुँचाता है, तो अमाशय तक पहुँचाता है। और हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो अमाशय में पाचन। अमाशय जैसे कि हम इस जो अमाशय है उसको बड़ा आकार में हम इसको ऐसे देखते हैं, तो इस तरह से दिखता है। अगर हम इसको खोलते हैं तो अमाशय इस तरह से दिखता है, जिसके ऊपरे वाले भाग को, जैसे कितना डिटेल तो नहीं पढ़ना है लेकिन हम आपको फिर भी बता दे रहे हैं, ऊपरे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ऊपरे वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। ऊपरे वाले भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। और जो बीच वाला भाग होता है, ई पूरा भाग होता है, ई वाला पूरा भाग, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो फंडिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। और जो इस वाला भाग होता है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इस वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। हम लोग बात पेट के, अगर पेट यानी अमाशय के हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला कार्डिक हो गया, दूसरा फंडिक हो गया और तीसरा पाइलोरिक हो गया। हम लोग पेट में, जैसे कि पेट में क्या होता है, तो पेट में भोजन आने के बाद पेट में बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे कि पेट में क्या होता है, तो जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो जठर
साथ में देखिए हम आपको आगे क्या पढ़ा रहे हैं, तो आहार नाल पढ़ा रहे हैं और इसमें साथ ही साथ इसको भी लेकर चल रहे हैं। जैसे कि लाल ग्रंथि हम आपको पढ़ा दिए, अब हम लोग जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद यकृत के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद पित्ताशय, अग्नाशय और फिर आंत ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अमाशय को पेट बोलते हैं और इसको हम लोग अगर हम खोल के देखते हैं तो इस तरह से होता है, जिसको पहले भाग को क्या बोलते हैं, तो कार्डिक बोलते हैं। दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो फंडिक बोलते हैं। और तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो पाइलोरिक बोलते हैं। इसमें जैसे कि पेट में जो आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर जो भित्ति होता है, इस भित्ति में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाया जाता है, तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे जठर रसों का स्राव होता है। जिससे क्या होता है, तो जिससे जठर रसों का स्राव होता है। और किससे होता है, तो जठर ग्रंथि से होता है। किससे होता है, तो जठर ग्रंथियाँ से क्या होता है, तो जठर रसों का स्राव होता है। और जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में क्या पाए जाते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, तो पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पेप्सिन हो जाएगा या फिर रेनिन हो जाएगा। तो रेनिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। रेनिन है जो यह दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या कहता है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है। और पेप्सिन क्या है, तो देखिए, और दूध और रेनिन है ना, रेनिन जो बच्चे में ही पाया जाता है, रेनिन है जो यह केवल बच्चों में पाया जाता है। और पेप्सिन का काम क्या है, तो यह है आग घुलनशील प्रोटीन। जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन होता है जो आग घुलनशील होता है, आग घुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में, माने आग घुलनशील प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, तो घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। तो जठर से क्या स्रावित होता है, तो पेप्सिन और रेनिन। तो बताइए जठर से क्या स्रावित होता है, तो पेप्सिन और रेनिन। जठर से क्या स्रावित होता है, तो पेप्सिन और रेनिन। और रेनिन किसको पचाता है, तो रेनिन दूध को पचाने का काम करता है। यह केवल बच्चों में पाया जाता है। रेनिन किस में पाया जाता है, तो यह केवल सिर्फ बच्चों में पाया जाता है और यह दूध को पचाता है। अगर हम जठर रस की बात करें तो इससे पेप्सिन नामक एंजाइम भी निकलता है। और यह आग घुलनशील प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो घुलनशील प्रोटीन में बदल देता है। किस में बदल देता है, तो घुलनशील प्रोटीन में बदल देता है। अमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम से, अगर हम बात करें तो अमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम से पचता है। किससे पचता है, तो अम्लीय माध्यम से, अम्लीय माध्यम से भोजन पचता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, तो HCl का स्रावित होता है जो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान की हम बात करें तो 1.8 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 1.8 होता है। तो आप इसको देख चुके हैं कि अमाशय में भोजन कैसे कैसे पचता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, इसको और फिर से बता देते हैं। अमाशय में हम लोग जठर ग्रंथिया के बारे में बात किए। जठर ग्रंथिया से क्या निकला, तो जठर रस निकला। और जठर रस में क्या पाए जाते हैं, तो जठर रस में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो रेनिन हो जाएगा,
और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पेप्सिन। यह दोनों क्या है, तो एंजाइम है। ये दोनों क्या है, तो एंजाइम है। और रिन किसको पचाता है, रेनिन किसको पचाता है, तो यह दूध को पचाता है। और यह अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील प्रोटीन में बदल देता है। यह क्या करता है, तो यह अघुलनशील प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो घुलनशील पेप्टोन में। किस में बदल देता है, तो घुलनशील किस में बदल देता है, तो पेप्टोन में घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, तो घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है, तो उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा। उसके पहले हम लोग जैसे कि जो छोटी आंत, उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा। उसके जैसे कि हम लोग लीवर के बारे में अगर हम बात करें, तो लीवर से क्या निकलता है, तो लीवर से बाइल जूस, जिसको हम क्या कहते हैं, तो पित्तरस, यकृत। लीवर को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, तो यकृत कहते हैं। और इससे यकृत कहते हैं। और इसी से क्या निकलता है, जैसे कि यहाँ देखिए पाइप है, थोड़ा सा इससे, जैसे कि लीवर से क्या निकल रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से बाइल जूस निकलता है और जाके कहाँ जमा होता है, तो यह पित्ताशय माने गोल ब्लाडर में जाके जमा हो जाता है। और जब यह भोजन यहाँ से आता है, जैसे कि कहाँ, सबसे पहले देखिए यहाँ सलाइवा है, जैसे कि लार युक्त भोजन, ये इसोफेगस हो गया, जैसे कि ग्रस्तिका हो गया। यहाँ से भोजन कहाँ आया, तो पेट में आया, पेट स्टोमिच में आया। स्टोमिच में आने के बाद यहाँ एसिडिक मैंने बोलता है, मैंने अम्लीय माध्यम से भोजन पच रहा है। पेट में कैसे माध्यम से पचता है, तो अम्लीय माध्यम से पचता है। अम्लीय माध्यम में यह भोजन पचता है। और अम्लीय माध्यम से फिर अगर वह कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत के कहाँ जाता है, तो ड्यूडेनम में, जिसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो ग्रहणी। और इसका आकार कैसा होता है, तो सी आकार का होता है, जिसके आप देख रहे होंगे। इसका आकार कैसा होता है, तो सी आकार का होता है। इसको पकवासे बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं पकवासे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो पकवासे बोलते हैं। तो चलिए, भोजन यहाँ से निकला और यहाँ आया, यहाँ भोजन आया, और यहाँ के बाद भोजन कहाँ, ड्यूडेनम में आ गया। और ड्यूडेनम में जैसे कि आया, जैसे कि छोटी आंत में आता है भोजन, तो कहता है छोटी आंत कि हम अम्लीय वाला माध्यम को हम भोजन को नहीं पचाते हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है, तो बाइल जूस, और बाइल जूस निकलता है। और यहाँ से अग्नाशयी पैनक्रियाज में अग्नाशयी रस निकलता है। और यह भोजन को क्या बना देता है, तो भोजन को क्षारीय बना देता है। और भोजन की पाचन छोटी आंत में होना शुरू हो जाता है। भोजन को छोटी आंत में पाचन की शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं ड्यूडेनम का। अगर हम फिगर बनाएं, तो यह सी आकार का होता है, जैसे कि बनाया हुआ है। यह सी आकार का होता है। यह अमाशय में भोजन पकवासे या ग्रहणी में पहुँचता है। कहता है अमाशय, जैसे कि ऊपरी तो हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, पेट में हो जाएगा, पेट हो जाएगा। ये तो अमाशय हो गया, अमाशय हो गया। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको बढ़िया लगेगा देखने में। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तो अमाशय से भोजन कहाँ आया, तो अमाशय से भोजन पकवासे में, ये क्या हो जाएगा, तो पकवासे। अमाशय से भोजन कहाँ आया, तो पकवासे में आया। और पकवासे, अमाशय के बाद भोजन पकवासे में, पकवासे या ग्रहणी, इसको क्या बोलते हैं, तो ग्रहणी। इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो ग्रहणी में पहुंचता है, जहां क्षारीय माध्यम में पाचन की क्रिया होता है। और यहाँ किस माध्यम में होता है, तो क्षारीय माध्यम में, क्षारीय
क्षारीय माध्यम में पाचन की क्रिया होता है। तो पेट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो अम्लीय और पकवासे या फिर ग्रहणी में पूछेगा या फिर छोटी आंत में पूछेगा तो कैसे भोजन पचता है, तो क्षारीय माध्यम में पचता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कहता है कि अमाशय के आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाले जठर रस, अमाशय के आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाले जठर ग्रंथियां जठर रसों का स्राव करती है, और जठर रस में कौन कौन से आ जाते हैं, तो जठर रस में आ जाते हैं पेप्सिन हो गया, जठर रस में क्या हो जाएगा, तो पेप्सिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। कौन से, पाचक एंजाइम होते हैं। और रेनिन किसको पचाता है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है। अतः यह केवल बच्चों में पाया जाता है, जैसे कि हमको बताए हैं। यह किस में पाया जाता है, तो यह केवल बच्चों में पाया जाता है। और पेप्सिन जो है, जो अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। यहाँ अमाशय की आंतरिक भित्ति में हाइड्रोक्लोरिक माने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो जीवाणुओं को नाश करता है। क्या करता है, तो जीवाणुओं को नाश करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन। छोटी आंत में जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ से स्टोमिक था, इसमें अम्लीय माध्यम में भोजन पचता था। और इसकी यह देख रहे हैं सी आकार के, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ड्यूडेनम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो ड्यूडेनम कहते हैं। और यहाँ जो दिख रहा है थोड़ा सा, इसको यकृत या फिर लीवर को कहते हैं। यकृत, इसी को क्या कहते हैं, तो लीवर कहते हैं। और यहाँ से क्या निकलता है, तो पीत रस निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है, और पीत रस निकलता है। और कैसा इसका कलर होता है, तो हरे कलर का होता है। पीत कलर कैसा होता है, हरे कलर का होता है। और यह कहाँ जाकर खुलता है, तो देखिए यह कहाँ जाकर खुल रहा है, तो यह ड्यूडेनम में। कहाँ जाके खुल रहा है, तो ड्यूडेनम में, यानी कहाँ खुल रहा है, तो ग्रसनी में खुल रहा है। और यहाँ से क्या है, तो पैनक्रियाज है, अग्नाशय, इसे अग्नाशय रस निकलता है। और अग्नाशय रस भी कहाँ जाके मिलता है, तो कहाँ मिल रहा है, तो ड्यूडेनम में। कहाँ मिल रहा है, तो ड्यूडेनम में। और इससे यहाँ भोजन का पाचन होता है। और यह छोटी आंत में भोजन के पाचन के साथ साथ क्या होता है, तो अवशोषण की क्रिया भी होता है। और अवशोषण की क्रिया होने के बाद अपचे जो भोजन होते हैं, जो नहीं पचते हैं, वह बड़ी आंत में जाते हैं। और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, मैंने पानी को सोख लिया जाता है। और भोजन को कहाँ, तो रेक्टम माने गुदा द्वार के माध्यम से इसको कहाँ निकाल दिया जाता है, रेक्टम, जहाँ परिजामा रहता है। और एनल कैनाल माने गुदा द्वार के माध्यम से इसको बाहर भोजन को निकाल दिया जाता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन, छोटी आंत में क्या पाया जाता है, तो भोजन के अवशोषण के लिए छोटे छोटे यहाँ ऐसे क्या पाए जाते हैं, तो विली, इसको क्या कहते हैं, विली, या फिर इसको क्या कहते हैं, रसांकुर, या फिर क्या कहते हैं, तो दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको रसांकुर, ये छोटा ऐसे है, उसको क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। या फिर इसको दीर्घ रोम कहते हैं, जिसकी मदद से भोजन से पचे हुए पदार्थों को अवशोषण कर लिया जाता है। और उसको कहाँ, तो मिला दिया जाता है, किसमें, तो खून में मिला दिया जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पकवाशय में पाचन, पकवाशय में भोजन, अमाशय के बाद भोजन पकवाशय या ग्रहणी में पहुंचता है, जहां क्षारीय माध्यम में पाचन की क्रिया होता है। वस्तुतः पकवाशय भी क्षुद्रांत का ही अगला भाग है। जैसे कि यह क्या है, ये जो छोटी आंत हम लोग यहाँ देखे हैं, यह क्या है, तो पकवाशय का छोटी आंत का ही भाग है। किसका भाग है, तो ये जो छोटी आंत है, इसी का यह भाग है। किसी का भाग है, तो छोटी आंत का ही भाग है ड्यूडेनम। कहता है कि पकवाशय भी
क्षुद्रांत का ही अगला भाग होता है। पित्ताशय से, जैसे कि पित्ताशय से बताएं कि पित्ताशय से निकलकर पित्तरस जीवाणुनाशक, और पित्ताशय क्या करता है, जैसे कि यहाँ से पित्तरस निकलता है, पित्तरस यह जीवाणु को तो नाश करता है, और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, और वह इस तरह से पाचन में सहायक काम करता है। कहता है कि पित्त नामक जीवाणु नाशक क्षारीय द्रव पकवाशय में भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बनाता है, और यह भोजन को कैसे बनाता है, तो क्षारीय बनाता है, और वसा का पायसीकरण करता है। वसा के कणों को सरलीकरण ही पायसीकरण कहलाता है। जैसे कि वसा को छोटे छोटे के टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, तो पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पायसीकरण। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कहलाता है, तो पायसीकरण कहलाता है। इसके उपरांत अग्नाशयी रस भोजन में मिलता है, इसे एमाइलेज भोजन से मिलता है। इनमें क्या होता है, तो इनमें एमाइलेज होता है। एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कि हम पेट में बताए थे, तो पेट में क्या पाया जाता था, तो पेट में पाया जाता था तो रेनिन। पेट में क्या था, तो रेनिन था, और क्या था, तो पेप्सिन था। क्या था, तो पेप्सिन था, रेनिन था, और पेप्सिन था। उसी तरह से अगर हम बात करें पकवाशय में यानी ड्यूडेनम में, तो उसमें यहाँ से क्या क्या निकलते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं तो एमाइलेज। क्या निकलता है, तो एमाइलेज, उसके बाद ट्रिप्सिन हो गया, उसके बाद लाइपेज हो गया। लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो एमाइलेज बची हुई शर्करा को किस में बदल देता है, तो मल्टोज में बदल देता है। तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज बची हुई शर्करा को किस में बदल देता है, तो मल्टोज में बदल देता है। और ट्रिप्सिन जो है, वो पेप्टोन को, जैसे कि हम लोग बदले थे ना अमाशय में कि पेप्सिन था जो आग घुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल दिया था, और उसी पेप्टोन को, जो पेप्टोन है माने ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, एवं लाइपेज पायसीकृत वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एगो देख लेते हैं चार्ट में, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग देखिए कि एमाइलेज है, तो एमाइलेज क्या काम है, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, फिर लाइपेज हो गया। तो एमाइलेज का क्या काम है, तो यह बची हुई शर्करा को किसमें बदल रहा है, तो बची हुई शर्करा को मल्टोज में बदल दे रहा है। और ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, तो ट्रिप्सिन पेप्टोन को क्या कर दे रहा है, तो पेप्टाइड में बदल दे रहा है। और लाइपेज है, लाइपेज वो पायस्कृत वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्रहणी के भित्ति में बाइकार्बोनेट आयन भी स्रावित होते हैं, जो इनके माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन किसको किस में बदल रहा है। तो कहता है कि एमाइलेज किस में बदल दे रहा है, तो एमाइलेज किसको किस में बदल रहा है, तो बची हुई शर्करा को मल्टोज में, माने शर्करा को किस में बदल दे रहा है, तो मल्टोज में बदल दे रहा है। और किसको, तो ट्रिप्सिन किस में बदल दे, और ट्रिप्सिन की क्या काम है, तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो ट्रिप्सिन माने जो है इसमें बचा हुआ क्या था, पेप्टोन था ना, पेप्टोन को किस में बदल दे रहा है, तो पेप्टाइड्स किस में बदल दे रहा है, तो पेप्टाइड्स में बदल दे रहा है। और
लाइपेज 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 क्या काम है? तो बसा पायस्कृत बसा पायसीकृत बसा पायसीकृत बसा को किस में बदल दे रहा है? तो बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। किस में बदल दे रहा है? तो बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। और यह भोजन को क्या करने में मदद करता है? तो यह भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। क्या होता है? तो भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। ये तीनों के तीनों क्या है? तो एंजाइम है। क्या है? तो एंजाइम। क्या है? तो एंजाइम है। हम लोग छोटी आंत की बात करें, जैसे कि छोटी आंत या क्षुद्रांत में पश्च भाग में भोजन का पाचन और अवशोषण। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में पहुँचता है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? जैसे कि यहाँ के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के फिर से बताते हैं। यहाँ के बाद जैसे कि भोजन है, ये तो ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के बाद कहाँ आ रहा है? तो भोजन छोटी आंत में रहा है। और ड्यूडेनम भी क्या है? तो छोटी आंत का ही भाग है। ड्यूडेनम हो गया। उसके बाद एक और भाग को क्या कहते हैं? तो जेजूनम कहते हैं। और जो यहाँ पर जुटता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इलियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो इलियम कहते हैं। तो 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। पहला क्या हो गया? तो पहला हो गया डेड्यूनम हो गया। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया जेजूनम हो गया। और तीसरा क्या हो गया? तो तीसरा हो गया इलियम हो गया। पहला क्या हो गया? तो डेड्यूनम। दूसरा क्या हो गया? तो जेजूनम। और तीसरा क्या हो गया? तो इलियम। और इलियम होता है जो बड़ी आंत से जुटा हुआ रहता है। और इसी में रसांकुर या फिर दीर्घरोम या फिर बिली जिसको कहते हैं वह पाया जाता है, जो भोजन को अवशोषण में मदद करता है। यह छोटी आंत की गति के कारण अधपचा भोजन लोई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और छोटी आंत में आंतरिक भित्ति पर असंख्य संख्या जैसे कि असंख्य उंगलियां जैसी उभार होती है, जिससे क्या कहते हैं? रसांकुर, जिसको विली कहते हैं या फिर दीर्घरोम कहते हैं। और दीर्घरोम क्षुद्रांत में अवशोषण की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। जैसे कि कैसे बढ़ा देता है? जैसे कि यहाँ पर हम समझें तो जैसे कि छोटी आंत तो ऐसे होता है, छोटी आंत ऐसे होता है, ऐसे वैसे होता है। और इसमें ढेर सारे बिल्ली ऐसे से पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे ढेर सारे पाए जाते हैं। तो यह क्या करते हैं? जैसे कि क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। जैसे कि एक यहाँ पर ऐसे है और सीधा है, तो यहाँ पर तो क्षेत्रफल इतना है, लेकिन हम ऐसे कर देते हैं तो ये सब क्या हो जाते हैं? तो अवशोषण का काम करने लगते हैं। और देखिए कितना सारे हो गए, ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो अवशोषण की क्रिया ज़्यादा होगा। और इस तरह की असंख्य उंगलियां जैसी उभार होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो रसांकुर या फिर दीर्घरोम कहते हैं। रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। क्षुद्रांत में अवशोषण के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। रसांकुरों के बीच में आत्रीय ग्रंथियां होती है, जो पाचक रसों को स्रावित करती है। छोटी आंत में अंतःभित्ति की पेशियां विशेष गति करती है। जैसे कि हम बताए थे कि यहाँ पर कहाँ बताए थे? तो यहाँ पर बताए थे कि क्रमानुकंचन गति होता है। उसी तरह से छोटी आंत में भी भोजन को आगे ले जाने के लिए इसमें भी क्या होता है? क्रमाकुंचन की गति होता है। इसमें क्या होता है? तो क्रमाकुंचन की गति होता है। क्या होता है? तो क्रमाकुंचन कहते हैं। मैंने भोजन को आगे बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्रमाकुंचन कहते हैं। आत्रीय ग्रंथियां द्वारा स्रावित पाचक रसों को आतरस या सकस इंटेरिक कहते हैं। ये सब ज़्यादा थोड़ा सा दे दिया है, इसे देख लीजिए। आत्रीय ग्रंथियां द्वारा स्रावित पाचक रस को आतरस या सकस इंटेरिक कहते हैं। आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम एवं उनके कार्य, जैसे कि अब एंजाइम जैसे कि कौन आंत से क्या निकल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इरेप्सिन क्या है? इरेप्सिन या फिर
पेप्टाइडेज पेप्टाइडेज इरेप्सिन हो गया या फिर पेप्टाइडेज हो गया। यह क्या करता है, तो यह पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। यह पेप्टोन एवं पेप्टाइड को, जैसे कि हम लोग पेप्टोन कहाँ होता है, तो पेप्टोन देखे थे कि पेट में, और यह पेप्टाइड कहाँ होता है, तो ड्यूडेनम में देखे थे। ड्यूडेनम में पाचने के बाद बना था पेप्टाइड, और यह पेट में पचा था, और यह पचा था और इसको क्या में, तो अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इरेप्सिन या पेप्टोड यह किसको, तब यह पेप्टोन एवं पेप्टाइड को किस में बदल देता है, तो अमीनो अम्ल में बदल देता है। वही हम बात करें मल्टेज के बारे में, तो यह मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तब मल्टेज को किस में बदल देता है, तो ग्लूकोज में बदल देता है। और सुक्रोज या इन्वर्टेज या सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। ये सब सारे याद करने वाले हैं, आपको याद करना पड़ेगा। सुक्रोज या इन्वर्टेड, यह सुक्रोज को किस में, तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज जैसे फ्रुक्टोज मीठा होता है, सब ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में बदल देता है। अगर हम लैक्टोज की बात करें, तो यह लैक्टोज जैसे कि दूध में पाए जाते हैं, ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गलैक्टोज में बदल देता है। यह लैक्टोज क्या करता है, तो यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गलैक्टोज में बदल देता है। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाता है, और पाचन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन बनता है, अमीनो अम्ल एवं वसा का वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। भोजन की उपस्थिति में विटामिन एवं खनिज सीधे अवशोषण हो जाते हैं। कहता है कि विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर उपस्थित खनिज का अवशोषण, यह सब होते हैं जो डायरेक्ट अवशोषण हो जाते हैं। लेकिन कुछ होता है जिसको अलग, जैसे कि देख रहे होंगे आप कि पहले मल्टोज को, पहले क्या था, यहाँ देखिए, पहले पेप्टोन था, उसके बाद पेप्टाइड हुआ, उसके बाद अमीनो अम्ल में बदला, उसके बाद अवशोषण हुआ। लेकिन क्या होता है, जैसे कि विटामिन वगैरह होते हैं, खनिज वगैरह होते हैं, उसको सीधे अवशोषण कर लिया जाता है। भोजन में उपस्थित रुक्षांश या पाचन मनुष्यों में कहता है कि उपस्थित रुक्षांश या मनुष्य में पाचन तंत्र में नहीं होता है। तो हम लोग देखें छोटी आंत में पाचन कैसे होता है और किस तरह से होता है। अब हम बड़े आंत में देखते हैं, तो बड़े आंत में पाचन की क्रिया नहीं होता है। बड़ी आंत, जैसे कि यहाँ से छोटी आंत ऐसे रहता है, आया हुआ ऐसे, और कहाँ जुड़ जाता है, तो यहाँ जुड़ जाता है। और इसमें बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में क्या होता है, तो पाचन की क्रिया नहीं होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। और उसके बाद भोजन को अपचे हुए भोजन को क्या होता है, तो बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, गुदा द्वारा। इसको क्या कहते हैं, तो इसको मलाशय कहते हैं। और इसको, ये सब जो नाम है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है। मलाशय हो गया, ये गुदा द्वार हो गया, और ये छोटी आंत हो गया, और छोटी आंत इसमें जुड़ता है और इसमें से बाहर निकल जाता है। अगर हम बात करें अपेंडिक्स के बारे में, तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशिष्ट अंग में आते हैं। अगर देखे होंगे कि अपेंडिक्स में अगर अति हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसको काट के बाहर निकाल लिया जाता है। अपेंडिक्स को क्या कर लिया जाता है, तो काट के बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि यह शरीर में अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है, शरीर का इसमें कोई काम नहीं है। यह जानवरों में काम करता है। और जानवरों में क्या करता है, तो यह सेलुलोज को पचाता है, और हम लोग में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए इसका कोई काम नहीं है। अगर हम बात करें बड़ी आंत, तो देखिए क्या बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण होता है। बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। मैंने क्या बताए थे कि जल का अवशोषण होता है, इसके बाद अपचा भोजन मल के रूप में त्याग कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि पाचन की क्रिया कैसे होता है। एक बार हम लोग ऊपर से देख लेते हैं। तो पाचन तंत्र हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो भोजन में पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होता है, जैसे कि अंतःग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, मल परित्याग हो गया। ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। भोजन को मुंह से लेकर कहाँ तक, गुदा द्वार तक जो आहार नाल होते हैं उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और साथ में पाचन ग्रंथियाँ होते हैं,
उसको क्या कहते, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो पाचन तंत्र कहते हैं। हम बात करें आहार नाल के, तो आहार नाल में मुख एवं मुख्य गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, गुदा हो गया। पाचन ग्रंथियाँ हम लोग देख चुके हैं। पाचन ग्रंथियों के बारे में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। यकृत से कौची निकलता है, जैसे कि पीतरस बोले थे। पिताशय से 3 पिताशय से हो गया, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, यह हरे कलर का होता है और यह वसा को पायसीकरण करता है, सब पढ़ चुके हैं। ग्रसनी हो गया, ये जो फिगर है आप फिगर बनाना भी सीख जाइएगा, क्योंकि यह फिगर पूछता है आपको 5 नंबर की एग्जाम में पूछेगा, तो इसको सीख जाइएगा बनाना। और मुख में पाचन के जैसे कि मुख में दांत हो गया, जीभ हो गया, फिर लार ग्रंथियाँ हो गया, लार ग्रंथियाँ का पाचन हो गया। फिर मुख में पाचन कैसे होता है, ग्रसनी में पाचन कैसे होता है। ग्रसनी में तो पाचन की क्रियाएं नहीं होती है, ग्रसनी में क्रमानुकंचन होता है और यह भोजन को आगे कहाँ तक पहुँचाता है, तो अमाशय तक पहुँचाता है। उसके बाद हम लोग अमाशय पाचन देख चुके, अमाशय पाचन देख लिए हैं। उसके बाद छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है देख लिए हैं। छोटी आंत में थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, तो इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बड़ी आंत में देख लिए, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ जल के अवशोषण होता है। तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन, मानव में श्वसन। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। जय हिंद, जय भारत।